हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहित अग्रवाल और आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका क्या क्या कवर होता है, सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, साथ में इसके बाद जो मैं बात करूंगा फाइनेंशियल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, लीगल एंड अदर अफेयर्स, ये सारे टॉपिक आपके जनरल अवेयरनेस का पार्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपका टॉपिक लेने जा रहा हूँ, जो टॉपिक है आपका इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। ठीक है, टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर। दिस इज चैप्टर 1। हर चैप्टर के ऊपर कम से कम मेरी 5 से 6 क्लासेस लगेंगी और ये जो टोटल 4 सेक्शंस में मैंने सिलेबस को डिवाइड करा है, इस 4 सेक्शंस के ऊपर हमारी टोटल अप्रॉक्स 22 क्लासेस लगेंगी। इसके बाद हम रिमेनिंग पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक आता है, दैट इज इंटरनेशनल बॉडीज। अब इंटरनेशनल बॉडीज क्या क्या है? सबसे पहले आईएमएफ, दूसरे नंबर पे एशियन, तीसरे नंबर पे ब्रिक्स, फोर्थ नंबर पे हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे, फिफ्थ नंबर पे हम G20 के बारे में पढ़ेंगे, फिफ्थ नंबर पे हम बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे। तो टोटल हमारे सामने जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं आपकी आईएमएफ, एशियन, ब्रिक्स, सार्क, G20, बिम्स्टेक, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज जिनके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको दो बॉडीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक होगा आईएमएफ, दूसरा टॉपिक होगा हमारा एशियन। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रिक्स और सार्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड लेक्चर में हम G20 एंड बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ नेशनल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं आईएमएफ एंड एशियन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। पहले मैं आपको इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा, आपको याद कराऊंगा। उसके बाद जितने भी मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चंस इन टॉपिक से बन सकते हैं, जो आपके सिलेबस का पार्ट है या नहीं भी है, वो सारा का सारा पोर्शन मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है एमसीक्यू की फॉर्मेट में। आप चाहो तो उन एमसीक्यू क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज IMF। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मतलब क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? बेसिकली एक ये ऐसी संस्था है जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। अगर किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो उसको लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और क्या ये सभी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगा? नहीं, सारी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। ये सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं। इसका मतलब जब इसको बनाया गया होगा तो काफी सारी कंट्रीज को इसके अंदर इनवाइट करा गया होगा और सारी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड करा गया होगा कि हम एक फंड बनाते हैं और उसके अंदर कुछ पैसा जमा करवाते हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर ये इंटरनेशनल लेवल का मॉनेटरी फंड है, तो सारी कंट्रीज की जो करेंसीज हैं वो अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए की डॉलर है, चाइना की चाइनीज युआन है, यूरो है, कहीं पाउंड है, हमारे इंडिया के अंदर रुपए है, पाकिस्तान के अंदर रुपए है। तो ये किस किस रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करेगा? क्या डॉलर्स में देगा, यूरो में देगा, पाउंड में देगा, रुपीज में देगा? आया एक सवाल आपके दिमाग में? तो बेसिकली क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए इस मॉनेटरी फंड ने, इस संस्था ने एक स्पेशल रेट बनाया हुआ है जिसका नाम है स्पेशल ड्राइंग रेट। अभी लिखना मत आप कुछ भी, सारा कुछ आगे आने वाला है। मैं जस्ट इंट्रो आपको दे रहा हूँ, उसके बाद में अपनी स्लाइड्स स्टार्ट करूंगा, जिसको हम बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। यानी कि इस रेट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? आईएमएफ करेगा। और ये भी कैसे डिसाइड करा जाता है आईएमएफ के अंदर? ये टोटल 5 करेंसीज का कॉम्बिनेशन है, वो भी मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा कि कौन सी वो करेंसीज हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस मॉनेटरी फंड को बनाने की जरूरत कब पड़ी। तो इसको बनाया गया था 1945। जो मैंने इससे आपको बोला कि इसके कुछ मेंबर कंट्रीज भी बनाए गए,
तो इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं दैट इज 189 कंट्रीज। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो बनाया गया है वॉशिंगटन यूएसए। और इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन अमेरिकन है। गीता गोपीनाथ के बारे में एक बात और बता दूं आपको, गीता गोपीनाथ केरल के सीएम की इकोनॉमिकल एडवाइजर भी रह चुकी हैं। यानी कि गीता गोपीनाथ जो कि इंडियन अमेरिकन हैं, वो केरला सीएम की इकोनॉमिकल एडवाइजर भी रह चुकी हैं। तो आईएमएफ को कब बनाया गया था? 1945। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 189 मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन में है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसको बनाने का पर्पस। तो इसको बताने का एक ही पर्पस था, टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, की इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी कि सभी देशों की फाइनेंशियल कंडीशन सही रहे, इसीलिए इसको बनाया गया था। और जो इसका लार्जेस्ट बोरोवर है, कुछ कंट्रीज ने इससे सबसे ज्यादा लोन लिया हुआ है। उन कंट्रीज के नाम है आपके सामने, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस, इजिप्ट। दीज आर द टॉप मोस्ट कंट्रीज जिन्होंने आईएमएफ से सबसे ज्यादा लोन लिया हुआ है। और उसके बाद हम बात करते हैं आईएमएफ का फाइनेंशियल ईयर। देखो, जनरली हमारा कैलेंडर ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर को खत्म होता है। अगर हम इंडिया के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आपको पता होगा 1 अप्रैल से लेके स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। लेकिन आईएमएफ का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से नहीं, 1 मई से, 1 मई से स्टार्ट होके 30 अप्रैल तक का आईएमएफ का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको कब क्या क्या बताया, कब बनाया गया? 1945। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 189 मेंबर कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर कहाँ था? वॉशिंगटन यूएसए। इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन अमेरिकन है, जो कि पहले केरला के सीएम की इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुकी हैं। पर्पस क्या है? इंश्योर करना स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। और जो इसके लार्जेस्ट बोरोवर है वो कौन सी कंट्रीज हैं? अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस, इजिप्ट। इसका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 मई से 30 अप्रैल। जनरली फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि आईएमएफ इज अ बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। ये बास्केट है 5 करेंसीज, यानी कि इसके अंदर आप 5 करेंसीज के अंदर पैसे को जमा कर सकते हो। क्योंकि 189 कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसी है। तो आईएमएफ क्या 189 करेंसीज में पैसा रखेगा? नहीं, ये इन्हीं 5 करेंसीज में आपसे पैसा लेगा हर कंट्री से। और जरूरत पड़ने पे जिस भी कंट्री को जब जरूरत पड़ेगी तब वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और इन 5 करेंसीज के अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट करेंसी है दैट इज यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन, और लास्ट में है आपका पाउंड। यानी यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड पाउंड। ये 5 करेंसीज का कॉम्बिनेशन आईएमएफ के अंदर है। तो हम बोल सकते हैं आईएमएफ इज अ बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। 2016 तक इस बास्केट के अंदर सिर्फ 4 करेंसीज हुआ करती थी। तो कौन सी करेंसी बाद में ऐड हुई? दैट इज चाइनीज युआन। यानी अगर मैं बात करूं जो करेंसीज बाद में ऐड हुई वो ऐड हुई चाइनीज युआन। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारी 4 करेंसीज हुआ करती थी, डॉलर था, यूरो था, जापानीज था और पाउंड। यानी कि ये 4 करेंसीज हुआ करती थी। 2016 में चाइनीज युआन को भी ऐड कर दिया गया। अब देखो, सबसे ज्यादा जो इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज का है, जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा अच्छी है। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसमें है? यूएस डॉलर में, यानी कि यूएसए का 41.73%। वैसे ही मैंने ये सीक्वेंस वाइज लगाई हुई है। सबसे ज्यादा यूएस डॉलर में पैसा जमा है, दूसरा यूरोज में, फिर चाइनीज युआन में, फिर जापानीज येन में, फिर पाउंड में। तो आपने सबसे पहले डॉलर में सबसे ज्यादा है और सबसे कम किस में है? पाउंड में। ये याद रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आईएमएफ के पास पैसा कौन सी करेंसी में सबसे ज्यादा है, तो यूएस डॉलर में सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसके अंदर है? तो पाउंड के अंदर है।
इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपको एक बताया भी था कि भाई 189 कंट्रीज हैं, सबकी करेंसीज अलग अलग है, तो क्या करा जाए, तो उसके लिए लोन देने के लिए एक स्पेशल रेट बनाया गया है जिसका नाम है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, अब देखो इसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा गया था 1969। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है विच इज नोन एज पेपर गोल्ड, किसको पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो आप बोल सकते हो SDR, या SDR इज आल्सो नोन एज पेपर गोल्ड। और कब बनाया गया था इसको, 1969 में, बाय द IMF टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। भाई इंटरनेशनल लेवल पे लिक्विडिटी किस करेंसी में आए, तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ दिस इज द करेंसी ऑफ IMF, यानी कि ये IMF की एक करेंसी भी है, यानी कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो करेंसी है उसका नाम क्या है, IMF। IMF इज द करेंसी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की करेंसी का नाम क्या है, SDR। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। IMF के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस आंसर्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, IMF वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ऑप्शन ए 1949, बी ऑप्शन 1944, सी ऑप्शन 1945, डी ऑप्शन 1955। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1945 के अंदर IMF को बनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है विच कंट्री बोरोड फर्स्ट फ्रॉम IMF, कौन सी ऐसी कंट्री है इनमें से जिसने सबसे पहले IMF से पैसा लिया, लोन लिया, USA ने, इंडिया ने, फ्रांस ने, चाइना ने, तो इसका सही जवाब है, करेक्ट आंसर है दैट इज फ्रांस। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री, फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने IMF से सबसे पहले लोन लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब ये जो संस्था है तो इसको चलाने वाले कुछ लोग हैं, तो वो चलाने वाले लोग में कितने लोग शामिल हैं, तो वो जो बोर्ड है एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसके अंदर 20 लोग हैं, 22 लोग हैं, 34 लोग हैं या 24 लोग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सर 24। तो इसके अंदर जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल पर्सन हैं, जो टोटल डायरेक्टर्स हैं वो कितने हैं आपके, 24 डायरेक्टर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, तो चीफ इकोनॉमिस्ट क्या, मुझे नाम बताइए, गीता मुंडे, गीता गोपीनाथ, रीता गोपीनाथ, सीता गोपीनाथ, तो इसका राइट आंसर दैट इज गीता गोपीनाथ, जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी था, ये केरला CM की इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुकी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट इज डिटरमाइंड बाय द बास्केट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ करेंसीज, 10, 5, 6, 4। देखो 4 भी ऑप्शन में है, 5 भी ऑप्शन में है। 2016 तक सिर्फ 4 करेंसी से SDR की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता था, लेकिन 2016 के बाद चाइनीज युआन को इसके अंदर ऐड कर दिया गया है, तो टोटल कितनी करेंसीज हो गई हैं, 5 करेंसीज की बास्केट है आपका SDR। और SDR क्या है, बेसिकली दिस इज द करेंसी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं, पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बार बार आप रिवाइज करोगे उतने अच्छे से आपके दिमाग में ये जाता रहेगा। हर क्लास में हम सिर्फ 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ते रहेंगे, IMF आज का टॉपिक है एंड एशियन, तो थोड़ा थोड़ा करके आप रिवाइज करोगे डेली बेसिस पे, तो आपका सारा का सारा पोर्शन कवर होता रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज लार्जेस्ट वेटेज इन डिटरमिनेशन ऑफ SDR, किस करेंसी की सबसे ज्यादा वेटेज है SDR को डिटरमाइन करने में, तो चाइनीज युआन, जापानीज येन, US डॉलर, यूरो। तो देखो सबसे ज्यादा इकोनॉमी डेवलप किसकी है, USA की, तो सबसे बड़ा कौन सी करेंसी होगी सबसे ज्यादा, US डॉलर, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, दैट इज US डॉलर इज द राइट आंसर। इसके बाद मैं बात करता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड किसको जानते हैं, बोलते हैं US डॉलर को, पाउंड को, डिमांड ड्राफ्ट को, या फिर SDR, तो इसका सही आंसर क्या है सर, SDR, इसका सही आंसर है SDR। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वोटिंग पावर इन द IMF इज बेस्ड ऑन, वोटिंग पावर IMF के अंदर किस चीज के ऊपर बेस होती है, कोटा सिस्टम,
रैंकिंग सिस्टम, जीडीपी सिस्टम या नन ऑफ द अबव? अब देखो, वोटिंग पावर का मतलब है कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी, तो वो डिसाइड करता है किसका कितना कोटा है, किसका कितनी करेंसी का परसेंट वहां पे आईएमएफ के अंदर है। तो यूएसए का जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वोटिंग पावर किस कंट्री की होगी? यूएसए की होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज कोटा सिस्टम, और कोटा सिस्टम में सबसे ज्यादा बड़ी पावर कौन है? यूएसए। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट कोटा इन द आईएमएफ? अगला क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, ऑलरेडी मैं इसका आंसर कर चुका हूं। अगर घुमा के आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई हाईएस्ट कोटा किसका है आईएमएफ के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट यूएसए का हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? यूएसए। एक और क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके सामने, हु हैज द हाईएस्ट वोटिंग पावर इन आईएमएफ? तो हाईएस्ट वोटिंग पावर भी किसकी होगी? जिसका हाईएस्ट कोटा सिस्टम है। तो राइट आंसर इज यूएसए। तो बाय डिफॉल्ट कौन हुआ? यूएसए। तो मैंने आपको ये सारा टॉपिक इसके बारे में बताया, आईएमएफ के बारे में आपसे डिस्कशन किया। बनाया कब गया था? 1945 में। कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं? 189। साथ साथ मेरे बोलते रहना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन में, यूएसए के अंदर। और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ। पर्पस क्या था? टू श्योर स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन की स्टेबिलिटी बनी रहे, इसीलिए इसको बनाया गया। इससे पहले, सबसे पहले कौन सी कंट्रीज ने बोरो करा था पैसा? दैट इज फ्रांस। इसके हाईएस्ट बोरोर कौन से हैं? अर्जेंटीना है। ये सारी कंट्रीज हमारी हाईएस्ट बोरोअर्स में से हैं। और इस कितनी करेंसीज की बास्केट है? 5 करेंसीज की बास्केट है। किसको 2016 में ऐड करा गया था? चाइनीज युआन को ऐड करा गया था। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ 4 करेंसीज हुआ करती थी। सबसे कौन सा रेट पे आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के ऊपर। और ये एसडीआर 5 करेंसी से ड्रॉ करा जाता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एसडीआर आईएमएफ की एक करेंसी है। ठीक है। किसकी हाईएस्ट वोटिंग पावर है आईएमएफ के अंदर? यूएसए की। किसका सबसे ज्यादा कोटा सिस्टम है? किसकी सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है? दैट इज यूएसए। तो यहाँ पे जाके मेरा आईएमएफ का टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक की बात करता हूँ, दैट इज एशियन। एशियन हमारा दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज है, जिसका फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी इसके अंदर एक एसोसिएशन बनाई गई है जिसके अंदर साउथ ईस्ट के एशियन नेशंस कवर होते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर इसको बनाया कब गया था? 8 अगस्त 1967, यानी 8 अगस्त 1967 को इसको बनाया गया था। सेम यहाँ पे मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? मेंबर कंट्रीज हैं इसके 10, टोटल 10 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है, जैसे हमारे पास आईएमएफ का हेडक्वार्टर था वो वाशिंगटन यूएसए था, एशियन का हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया। इसके बाद इसका जो पर्पस है वो पर्पस है इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस एंड स्टेबिलिटी, की सभी जगह पे हर कंट्रीज के अंदर जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे, पीस बस शांति बनी रहे, और वो कंट्रीज स्टेबलाइज रहे। बनाया कब गया? 8 अगस्त 1967 को। मेंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं? टोटल 10 कंट्रीज। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया। पर्पस क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस एंड स्टेबिलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि 10 कंट्रीज में कौन कौन से हैं। इसमें है मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस। ये एशियंस की 10 कंट्रीज मेंबर हैं। आपको इन कंट्रीज के नाम भी याद करने हैं। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार एंड फिलीपींस। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको कंट्रीज के नाम याद हो जाएंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ एशियन का फ्लैग। दिस इज द फ्लैग ऑफ एशियन। जो आपके सामने स्क्रीन पे है ये एशियन का एक झंडा है। यहाँ पे जो ब्लू कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, और ये जो बीच में सर्कल के अंदर व्हाइट कलर है, इसका भी अपने आप में एक मतलब है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये आपका एशियन का प्रेम्बल है, इसका चिन्ह है, इसका मतलब क्या है। ये जो ब्लू कलर में है ये रिप्रेजेंट करता है पीस एंड स्टेबिलिटी को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है द ब्लू कलर इन द एशियन फ्लैग रिप्रेजेंट्स। तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है किसको? पीस एंड स्टेबिलिटी। रेड रिप्रेजेंट करता है करेज एंड डायनेमिज्म।
व्हाइट आपका रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी यानी कि शुद्धता को डिनोट करता है। येलो डिनोट करता है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सभी जगह समृद्धि आए। और जो बीच में सर्कल बना हुआ है वो सर्कल डिनोट करता है यूनिटी को। ब्लू रिप्रेजेंट करता है पीस को, रेड रिप्रेजेंट करता है करेज को, व्हाइट प्योर शुद्धता, येलो प्रॉस्पेरिटी, सर्किल यूनिटी। तो ठीक है, तो हमने आपको ये बताया किसके बारे में, एशियंस के बारे में डिस्कशन करा। अब एशियंस के बारे में एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। कितने कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज। बनाया कब गया, 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया। पर्पस क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस एंड स्टेबिलिटी। और इसके फ्लैग के अंदर कितने कलर हैं टोटल, ब्लू पीस एंड स्टेबिलिटी, रेड करेज एंड डायनेमिज्म, व्हाइट प्योरिटी, येलो प्रॉस्पेरिटी और सर्कल डिनोट करता है दैट इज यूनिटी को। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एशियन। ध्यान से देखिए क्या फुल फॉर्म है एशियंस की। पहला ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दूसरा ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तीसरा ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। फोर्थ ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है आपकी। ठीक है, चलिए, पहला हमने देखा था, क्वेश्चन था आपका